करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जहां पर आप अपने दिल की बात कर सकते हैं हमारे साथ। आपके जो भी सवाल हों, जो भी आपके क्वेरीज हों, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के जवाब हम समय रहते यहाँ पर दे पाएँ। तो जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके सवाल हैं, आप हमसे पूछें, चाहे वो एकेडमिक से जुड़े हों, चाहे वो करियर से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रुति जी का आया है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रुति जी। कॉमेडी बॉय का आया है, हेलो भैया, हेलो कॉमेडी बॉय। सैद मिट्टू का आया है, गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। तो यहाँ पर आया है कॉमेडी बॉय का, ऐड कीजिए। आप ऐड ही तो हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके सवाल हैं आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। सबसे पहला आज का सवाल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सवाल आया है मेरे पास सुरेश जी का, और वो सवाल है कि आईएएस का एग्ज़ाम ये देना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी वहाँ पर क्या बनेगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो बता देते हैं। सबसे पहली, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आपका जो ग्रेजुएशन है वो पूरा होना चाहिए। और तीसरा, आपकी एज लिमिट जो है वो आपकी 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले आईएएस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। दूसरी बात बहुत ज़रूरी जो आपको बता दें कि यहाँ पर कि अगर आप जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर जनरल या कैटेगरी से आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको यहाँ पर जो उम्र सीमा है वो 32 वर्ष तक की मिलती है, और सिर्फ आपको 6 अटैम्प्ट ही यहाँ पर मिलते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की या फिर ओबीसी कैटेगरी की, तो उनको यहाँ पर एज लिमिट मिलती है 35 ईयर्स तक, और जो आपका नंबर अटैम्प्ट्स हैं वो हो जाते हैं 9, यानी कि 9 अटैम्प्ट्स यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर हम SC/ST कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो है 37 ईयर्स तक, और जो नंबर अटैम्प्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है टिल जब तक एज उनकी क्वालिफाई करती है। जो डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज लिमिट उनकी भी 35 ईयर्स की ही रहती है। तो आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा सुरेश जी। तो यहाँ पर और कोई क्वेश्चन भी हो, आप लोगों के मन में कुछ भी आ रहा हो, तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नियाज जी का आया है, गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग। कॉमेडी बॉय का एक और आया है, मेरे एमएफसी मोस्ट क्रिएटर में वॉल बिगिन हाफ डाउन दिखा रहा है पहले। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्या इशू है, अदरवाइज हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, इजी गोइंग है, सारी चीज़ें ओके हैं। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला एक प्रश्न आया है यहाँ पर दीप्ति का, और वो पूछना चाह रही हैं कि यहाँ पर बॉटनी ज़्यादा अच्छी है या जूलॉजी, कौन सा सब्जेक्ट लेके वो आगे बढ़ें। तो दीप्ति जी, इसके लिए तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ कि ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपकी पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट जूलॉजी में है, अगर आपका इंटरेस्ट बॉटनी में है, तो आप बॉटनी लेके आगे बढ़ें। जूलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़िए। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है कि आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते या नहीं कर सकते। आपको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप जिस भी सब्जेक्ट में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसमें भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़िए। दूसरों के कहने पर अगर आप यहाँ सब्जेक्ट चयन करेंगे, मान लीजिए मैंने कह दिया कि आप जूलॉजी लीजिए, या आपके फादर साहब, आपकी मदर ने कह दिया कि नहीं बॉटनी लीजिए। अब आपका इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट में है, आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है,
और आप दूसरों की चॉइस पे कोई सब्जेक्ट का चयन करके आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा और ना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो उसको लें, उसको लेके आगे बढ़ें, तभी आप यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और आपको जो भी आपने अपने करियर के लिए गोल सेट करे होंगे उनको आप अचीव भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर और भी आपके अगर चॉइसेस हैं तो उनको आप एक्सप्लोर कर सकती हैं। निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, अभी आप लोगों में से किसी का प्रश्न नहीं आया है, सिर्फ हेलो हाय गुड मॉर्निंग आया है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न भी हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर आया है कि बीटेक के बाद सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आपको बता दें कि जो सिविल सर्विसेज हैं इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अब ग्रेजुएशन आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएशन में क्या करते हैं। आप बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, आपने बीए किया है, आप बीटेक करे हैं, ये सब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने बीटेक भी किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर वो एज अ बैचलर डिग्री ही कंसीडर होने वाली है और उसके बाद आप यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं आईएएस के, उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपके यहाँ पर जो बाकी एज क्राइटेरिया और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपका नेशनलिटी की जो बात है कि आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर आ पाएंगे और आप आसानी से अपना जो भी आपका कोर्स है या जो भी आप बनना चाहते हैं उसको आप कर पाएंगे। और कोई सवाल भी हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो आया है वो आया है सुधीर जी का कि नौकरी के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करें। तो सुधीर जी आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को आपको भी ध्यान में रखना होगा। जैसे कि नौकरी आपको कौन सी करनी है, आपको सरकारी नौकरी करनी है, प्राइवेट में करना है। दूसरी चीज़, आपने अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी मेंशन नहीं करी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू आता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी प्रश्न पूछें पूरा पूछें, प्रॉपर पूछें, तभी सही उत्तर यहाँ पर मैं या मेरे जैसा एक्सपर्ट कोई भी दे पाएंगे। तो आपने जैसे यहाँ पर कहा है कि आप नौकरी करना चाहते हैं तो कहाँ अप्लाई करना है। तो अगर आप के लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा जो सेवा योजन कार्यालय होता है या जिसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहा जाता है, हर एक शहर में ये होता है इसका ऑफिस, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करिए, वहाँ से एक आपको नंबर मिलेगा। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स अगर निकलती हैं उसमें स्पेशली मांगा जाता है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया उसका जो नंबर है वो आपको मेंशन करना होता है। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं। साथ ही कई जगह पर यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लोग या कंपनीज चाहती हैं कि उनके यहाँ कोई लोग आएँ, उनके यहाँ जॉब करें, काम करें, तो वहाँ पर उनको बड़ी आसानी हो जाती है कि वहीं से ही डेटा उनको मिल जाता है और उनके बीच में ही वो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करा लेते हैं। तो आपको सबसे पहले तो सेवा योजन कार्यालय या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ उसको अप्लाई करिए। और अगर आप यहाँ पर प्राइवेट नौकरी भी करना चाहते हैं तो वो भी आपका काम करेगा। साथ ही कई सारे वेबसाइट्स हैं, कई सारी ऐप्स हैं, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। जो भी आपकी फील्ड है, जिसमें भी आप जाके कार्य करना चाहते हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप
न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको बता दें कई सारे न्यूज़पेपर में भी स्पेशली डेडिकेटेड डेज हैं, जैसे कि वेडनेसडे होता है टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, टाइम एक्सेंट करके आता है, उसको आप देख सकते हैं और वहाँ पर भी तमाम एक जॉब्स निकलती हैं, उन जॉब्स को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो आया है कि ग्रेजुएशन रेगुलर करूं या प्राइवेट। तो देखिए, आपको बता दें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेगुलर करना चाहते हैं या प्राइवेट करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि रेगुलर की वैल्यू प्राइवेट से ज़्यादा होती है। अगर आप रेगुलर बेस पर कोई कोर्स करते हैं, अगर आप रेगुलर बेस पर यहाँ पर चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, ग्रेजुएशन हो, जो भी आप करने जा रहे हैं वो आप करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा उसका वेटेज मिलता है इन कंपैरिजन विद प्राइवेट। प्राइवेट भी लोग कोर्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करे जाते हैं, वो भी अच्छे कोर्सेज हैं, लेकिन जो वैल्यू है वो रेगुलर कोर्सेज की ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद आपका, अगर हम बात करें प्राइवेट से, तो रेगुलर की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या और कोई जो फैमिली कंडीशंस है वो आपको अलाउ कर रही हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर रेगुलर कोर्स के लिए ही जाइए। आप प्राइवेट कोर्स के बजाय रेगुलर कोर्स ऑप्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो आया है हमारे पास, मैंने इस साल 12वीं पास किया है, अब आगे क्या करूं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न मेरे पास बहुत आते हैं कि हमने 12th किया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कैरियर प्लानिंग कैसे करें, क्या बनना चाहिए, कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। ये तमाम एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आते हैं और मैं यहाँ पर जनरलाइज ही आंसर करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ कि थोड़ा सा आपने प्रश्न अपना अधूरा पूछा है, वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि आपने किस स्ट्रीम में अपना जो कोर्स है वो किया है। आपने यहाँ पर जो कोर्स किया है वो आपका रेगुलर कोर्स है या फिर आपने मतलब कि साइंस साइड से किया है, आपने कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है, ऐसा आपने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो जनरलाइज आंसर मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ। अगर आपने 12वीं का एग्ज़ाम दिया है और आप उसको उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं उसको बता दें। सबसे पहली चीज़, आपके पास 2 फील्ड है। अगर आप साइंस साइड से करते हैं, साइंस में करने के बाद या तो आपने मैथ स्ट्रीम चुनी है या फिर आपने यहाँ पर जो चुनी है वो है आपकी बायो ग्रुप। तो मैथ से अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर बीसीए कर सकते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। तो तमाम एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं अगर आप इसमें जाते हैं और आप इस कोर्स को करते हैं। अगर आपने यहाँ पर बायोलॉजी स्ट्रीम से किया है तब भी आपके पास तमाम एक ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो बायोलॉजी के करने के उपरांत भी आप यहाँ पर मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं। आप आगे अगर जाना चाहें तो आप बीएससी बायोलॉजी, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी सब्जेक्ट्स का भी चयन कर सकते हैं। तो तमाम एक फील्ड, तमाम एक ऑप्शन आपको मिलते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है नर्सिंग करने का, आप नर्सिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर कि आप जाना चाहते हैं, आपने मतलब कॉमर्स से किया है, तो कॉमर्स के बाद आपके पास तमाम एक ऑप्शन है। आप इसके लिए सीए का यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट
के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ पर जहाँ चाहे तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, इस तरह की भी आपके पास एक फील्ड आ जाती है। और हायर स्टडीज़ में जाना चाहें तो आप जैसे बीबीए, एमबीए करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छी फील्ड मिल जाती है। अब तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास कि आपने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से आपने अपनी 12th करी है, स्कूलिंग करी है, तो अब आपके पास कौन से ऑप्शन बचते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपने आर्ट साइड भी ली है तो आपके पास तमाम एक विकल्प मौजूद रहते हैं जिनको आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तमाम एक ऑप्शंस में आप चाहें तो यहाँ पर आप अगर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो BJMC का जो कोर्स होता है, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद इसी में आप मास्टर्स कर सकते हैं। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, तो वो भी आप बन सकते हैं। उसको बनने के लिए भी आपके लिए आसान तरीका है कि आप यहाँ पर जब वकील बनते हैं तो आप BLLB का कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बनना चाहते हैं डांसर, सिंगर, तो वो भी आप यहाँ पर बन सकते हैं। कोरियोग्राफर बनना चाहें वो आप बन सकते हैं। आपको पेंटिंग का शौक है, आप पेंटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आप एक्टिंग में रुचि रखते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो वो भी आप बन सकते हैं। तो तमाम एक ऑप्शन, तमाम एक फील्ड आपके लिए ओपन है। आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उस इंटरेस्ट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न जो आया है वो आया है राम सेवक जी का, और इनका प्रश्न है कि इग्नू से BA कर रहा हूँ, क्या सेकेंड ईयर में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में मेरा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आपको बता दें कि बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर इग्नू से BA कर रहे हैं और अगर इग्नू से आपको माइग्रेशन मिल जाता है, ये लोग अलाउ कर देते हैं, और दूसरी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग अगर उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तो निश्चित तौर पर आप सेकेंड ईयर में डायरेक्टली आप इग्नू का जो कोर्स कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, उसी को आगे सेकेंड ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी, दूसरे कॉलेज में भी। लेकिन ऐसा कम ही होता है, कम ही लोग इस तरह से यहाँ पर कर पाते हैं, क्योंकि ना तो इग्नू आपको यहाँ पर आसानी से माइग्रेशन देता है और ना ही दूसरी यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करती है। सबका कहना होता है कि हमारा करिकुलम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एडवांस है, दूसरे यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हैं, पता नहीं क्या आपने सीखा है, क्या पढ़ा है, इस तरह के इश्यूज वहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो भी काम है, जो भी आपका यहाँ पर पढ़ाई लिखाई है, उसमें आपको दूसरी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करने के कारण आपका दाखिला मुश्किल से हो पाता है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि मल्टीपल कॉलेज हैं जो कि एक ही यूनिवर्सिटी से संबंधित है, तो वहाँ पर स्विचिंग होना, वहाँ पर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बजाय उसके कि जहाँ पर जो लोग हैं वो एक ही यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं। आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो आया है हमारे पास वो आया है श्वेता का। श्वेता ने पूछा है कि 12th में इनके पास PCM था, क्या ये BSc करें। तो श्वेता जी, मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा जो कि मैं तमाम अपने सुनने वाले श्रोताओं को देता हूँ, ऑडियंस को देता हूँ, कि यहाँ पर पहली चीज़ आप अपने दिल की सुने कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन में आगे
बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पर बीएससी करने का मन बनाया है तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पर अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, अच्छा ही आप वहाँ पर कार्य करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों के कहने सुनने पर बीएससी का कोर्स का चयन कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि इस तरह के जब इश्यूज आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम जब आती है कि आप दाखिला तो किसी दूसरे कहने पे ले लेते हैं या इन्फ्लुएंस होकर ले लेते हैं, लेकिन आपका वहाँ पर मन ही नहीं लगता, आप उस कोर्स को अच्छे से कर ही नहीं पाते। तो ये जब इश्यूज आपके साथ आते हैं, ये जब प्रॉब्लम्स आपके साथ आती हैं, तो फिर यहाँ पर आप ज़्यादातर केसेस में या तो अनमने मन से आप उस कोर्स को करते हैं या फिर उसको बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कोशिश करें जब भी आप जिस भी कोर्स का आपने चयन किया है, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, उस कोर्स को अच्छे से करें, प्रॉपर करें, पूरा करें और अपने मन के कोर्स का चयन करके आगे बढ़ें। जहाँ तक आपके सवाल है कि क्या बीएससी करने के उपरांत, मतलब कि पीसीएम के बाद क्या बीएससी आप में कोर्स में आप दाखिला ले सकते हैं, तो बिल्कुल पीसीएम से आपने अपना 12th किया है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बीएससी में अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो मैं आपको गिनवा देता हूँ। बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीबीए कर सकते हैं, आप बीसीए कर सकते हैं, आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीएससी आईटी कर सकते हैं। तो तमाम एक ऑप्शन, तमाम एक फील्ड आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। आप देखिए कि आपको यहाँ पर किसका चयन करना है, कौन सी फील्ड को लेकर के आगे बढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी आपके कोई अगर सवाल अधूरा रह गया है या और कुछ जिज्ञासा मन में है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आया है यहाँ पर सुरभि का कि जीएनएम कोर्स कैसा रहेगा। तो आपको बता दें कि अगर आप जीएनएम कोर्स में दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर जीएनएम का कोर्स करें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जीएनएम का जो कोर्स है, इस कोर्स में यहाँ पर तमाम एक चीज़ें हैं जो कि दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट भी जीएनएम के कोर्स को जल्द ही धीरे धीरे करके फेज आउट करके इसको बंद कर देगी और यहाँ पर जिन लोगों ने जीएनएम का कोर्स किया भी है उनको एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से, मैं बता रहा हूँ आपको, ब्रिज कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा और उनको बीएससी नर्सिंग की डिग्री दे दी जाएगी। 2 साल का ये कोर्स रहेगा। तो यहाँ पर अच्छा तो ये रहेगा आपके लिए कि अभी से आप माइंड मेकअप कर लें और आप यहाँ पर जीएनएम का कोर्स ना करके आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग का कोर्स करें। वो आपके लिए अधिक फ़ायदेमंद रहेगा, अधिक अच्छा रहेगा। इस कोर्स के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया कैरियर ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। हालांकि अगर आप सिर्फ जीएनएम ही करना चाहते हैं तो फिर आप जो भी निकटवर्ती आपके नर्सिंग संस्थान हो वहाँ जाके इस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको राय नहीं दूंगा, मैं आपको ये कहूँगा कि आप जीएनएम का कोर्स करने के बजाय यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आया है कि 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक किया है, अब मैं आईआईटी करूं या आईटीआई करूं। तो देखिए, अगर आपने 12वीं कर ली है और आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है तो आईटीआई का तो मतलब ही नहीं बनता। आईटीआई का कोर्स आपके लिए अब नहीं है क्योंकि उसका जो लेवल है वो पॉलिटेक्निक से नीचे है। आप उससे हायर क्वालिफिकेशन ले चुके हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आईटीआई के लिए जाइए। आईआईटी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं निश्चित तौर पे उसके लिए आप मेहनत करिए, प्रयास करिए और अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो यकीन मानिए कि आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल सेट हो गई। कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर आईआईटी को क्रैक कर लेते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है, उसका प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको मेंस क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर
अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपके पसंदीदा जो भी आपका संस्थान है वहाँ पर आपको दाखिला मिल जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। निश्चित तौर पर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आईआईटी की प्रिपरेशन बड़े अच्छे से करिए। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर जीवन में सफलता प्राप्त होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आया है, मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन घर पर रह के कैसे कर सकती हूँ? तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब परिवार से आते हैं। गरीब परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बात की जाए तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते, बहुत सीमित संसाधन आपके पास होते हैं और उसी में ही आपको सारा कुछ मैनेज करना होता है, काम करना होता है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े शहर में जाके एक महंगी कोचिंग करके ही आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं या उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप घर रहकर भी यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। घर रहकर भी आप इसमें बड़ी आसानी से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल को ऑर्डर करना होगा। आप घर पर स्टडी मटेरियल मंगवाइए और एक बढ़िया सा टाइम टेबल डिज़ाइन करिए। टाइम टेबल कुछ लोग कहते हैं कि हमसे फॉलो नहीं होता, तो आपको बता दें कि अगर आपको जीवन में सक्सेस प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी। और रेगुलरिटी तभी आएगी जब एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे। तो टाइम टेबल जरूर बनाइए। टाइम टेबल बना करके ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट्स आपको टिपिकल लगते हैं, टफ लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा समय दीजिए। और जो सब्जेक्ट लगते हैं आपको थोड़े आसान, आपको लगता है कि हाँ इन सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसको सब्जेक्ट से मेरी कमांड है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, तो उन सब्जेक्ट्स को आप कम समय दीजिए और रेगुलर बेस पे उसकी तैयारी करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी कवर होते आ रहे हैं, टॉपिक्स जो हैं वो जल्दी जल्दी कवर होते जा रहे हैं और आप अपने माइलस्टोन्स को जो भी आपने सेट करे हैं उनको आप अचीव करते जा रहे हैं। जब आप इन माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं तो अंदर एक मोरल बूस्टअप होता है, एक मोटिवेशन फैक्टर आता है और आप और अच्छे से और ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे प्रक्रिया रहती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। उसके लिए आप बढ़िया सा टाइम टेबल डिज़ाइन करिए और जो भी आपने अपने डिसाइड किया है कि दिन के 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, जो भी आपने डिसाइड कर रहे हैं, जितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं उतने घंटे के सेशन दीजिए। हालांकि एक टिप है कि रेगुलर कॉन्टिन्यूस सेशन ना दे के बीच में छोटे छोटे आप ब्रेक्स लीजिए। उससे क्या होता है कि माइंड रिफ्रेश हो जाता है और आप जो भी पढ़ रहे होते हैं उसमें और अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर आपको लगता है कि लास्ट में आके आपके काफ़ी सारे डाउट्स बच गए हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए क्रैश कोर्सेज कई जगह कराए जाते हैं, कुछ जगह कोचिंग संस्थान में बताया जाता है, वो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है कि कई सारी ऐप्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल कई सारे आपको मिल जाएंगे, उसके जरिए एक्सेस कर सकते हैं। कई सारी वेबसाइट्स पर आपको मिल जाते हैं कंटेंट, वहाँ आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना है और उन चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। घर बैठे ही आप बढ़िया से यहाँ पर कोचिंग भी किए बगैर भी यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो आया है वो है,
प्रशांत जी का प्रश्न है कि साइंस सब्जेक्ट के साथ आईएएस ऑफिसर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए प्रशांत जी, आपको बता दें कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको, जैसे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ यह है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तो इतना तो आपके पास ऑप्शंस हैं ही। इसके बाद जैसे आपने कहा साइंस साइड, तो देखिए कुछ लोगों का होता है शुरुआत से ही गोल सेट होता है कि उनको बड़े होकर आईएएस ऑफिसर ही बनना है। साइंस साइड थोड़ी सी टफ मानी जाती है इन कंपैरिजन विद कॉमर्स, और अगर हम बात करें बीए या आर्ट साइड्स की तो वो थोड़ी सी इजी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब साइंस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकल कंपोनेंट काफ़ी सारा आ जाता है। आपको ना सिर्फ थ्योरी पढ़नी होती है बल्कि आपको प्रैक्टिकल भी करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से ही गोल सेट किया हुआ है, आप अब अगर स्कूलिंग कर रहे हैं और आपने वहीं से ही सेट कर लिया कि मुझे बड़े होके आईएएस ऑफिसर ही बनना है, तो फिर मैं सजेस्ट क्या करता हूँ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो जो भी आपका एनसीईआरटी का करिकुलम है उसको बड़े अच्छे से तैयार करिए। कुछ लोग यही गलती करते हैं कि जब ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद जब शुरुआत करते हैं आईएएस की प्रिपरेशन की, वो वहाँ से एनसीईआरटी का करिकुलम दोबारा उठाते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा अपने सुनने वालों को कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको आप अगर स्कूल लेवल से कर रहे हैं तो 6 ऑनवर्ड जितने भी आपके मैथमेटिक्स अगर है उसको आप अच्छे से तैयार करते जाइए। इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर अच्छे से लेकर चलिए, क्योंकि बता दें जो पासिंग परसेंटेज इंग्लिश कैंडिडेट्स का रहता है वो काफ़ी ज़्यादा है उन कैंडिडेट से जो कि हिंदी में परीक्षाएं देते हैं या इंटरव्यू वगैरह देते हैं। ऐसा क्यों है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपको परसेंटेज वाइज अगर बोलूं तो ये रेशियो 70:30 से भी ज़्यादा का है। यानी कि जो सक्सेस रेट है वो इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स का ज़्यादा है, जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हैं, इंग्लिश में वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका पासिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है उन लोगों से जो कि हिंदी में परीक्षाएं देते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप हमेशा 6 ऑनवर्ड जो मैथमेटिक्स है उसको अच्छे से करिए, इंग्लिश का जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से करिए। रीजनिंग अगर तब से करने की रीजनिंग करें, करंट अफेयर्स करने की तब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप स्कूल का जो है वो काम नहीं आने वाला। स्कूलिंग पूरी होगी, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद जाके आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पर करंट अफेयर्स कुछ एक महीने या एक आधे साल का ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बैक में जाके नहीं पूछा जाता। तो लेकिन रीजनिंग चेंज नहीं होगी, तो रीजनिंग आप तैयारी शुरुआत से कर सकते हैं, स्कूलिंग टाइम से कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही आपके करंट अफेयर्स की, वो आप लास्ट में आके पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, और रेगुलर बेस पे तैयारी करते रहिए। अब अगर आपने पहले से ही माइंड सेट किया हुआ है कि आपका गोल सेट है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप साइंस साइड वगैरह के चक्कर में मत पढ़ें, बीकॉम वगैरह मत करिए, आप सीधा आर्ट्स के साथ आगे पढ़ाई करिए, आर्ट्स सब्जेक्ट लीजिए, ईजी भी रहेगा आपके लिए और आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। साथ में अगर आपको रखना है तो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट वहाँ पर रख सकते हैं, उससे आपके करियर में बहुत सारे ऑप्शंस जुड़ जाते हैं। तो मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट आप लेकर आगे बढ़िए, 12th तक मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट रखिए अपने पास, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करता हूँ जो लोग आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कि आप लोग यहाँ पर हमेशा, अगर आपके पास एक ऑप्शन मिल रहा है और आपका गोल सेट क्लियर है, तो फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन ना करके आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ग्रेजुएशन मतलब कि बीएससी ना करके आप बीए का कोर्स कर सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम स्पेयर कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन पर। जो आपको आगे बनना है उसके लिए आप अधिक समय निकाल पाएंगे, तो बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, 10th फेल वालों को क्या गवर्नमेंट जॉब मिलती है? तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपने पूछा है। सबसे पहली चीज़ डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गवर्नमेंट जॉब करनी है। आप ऑफिसर लेवल पे जाना चाहते हैं, आप क्लरिकल लेवल पे जाना चाहते हैं, या फिर आप 4th क्लास का काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप
सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, या फिर आप माली अगरा का काम करना चाहते हैं, ड्राइवरी अगरा करना चाहते हैं, तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसमें कई जगह 8वीं पास कैंडिडेट भी मांगे जाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब करना चाहते हैं, क्लैरिकल काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 10वीं नहीं, आप बल्कि 12वीं की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करें। और अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ फैमिली इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने जितने भी ये कार्य हैं, जो भी आपका ये जो आपका पढ़ाई है, इसमें आप रेगुलर ना करके आप एनओएस यानी कि नेशनल ओपन स्कूल से आप परीक्षाएं दे सकते हैं, उसमें अपियर हो सकते हैं। तो अगर आपको रेगुलरिटी में इश्यूज हैं तो आप नेशनल ओपन स्कूल के ऑप्शंस आपके पास हैं, आप उसके जरिए एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन कम से कम 12वीं तक के पढ़ाई जरूर कर लें, क्योंकि उसके बाद करियर के तमाम एक विकल्प आपके सामने खुल जाते हैं, तमाम एक जगह क्लैरिकल पोस्ट निकलती है, वहां आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर 8वीं 9वीं पास रह जाएंगे तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही सीमित रह जाएंगे। आप बहुत कम जगह ही गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर पाएंगे और बहुत कम जगह ही आपका फिर चांसेस बनेंगे सिलेक्शन होने के। तो यहाँ पर आप अपने ऑप्शंस खत्म मत करिए। अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम करिए, पार्ट टाइम इन द सेंस नेशनल ओपन स्कूल से करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई एटलीस्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 12वीं तक की पढ़ाई अपनी जरूर कर लें, वो आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्न का सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये आया है कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सी किताब पढ़ें। तो आपको देखिए, डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टरी करिए। लेकिन ये यकीन जानिए कि सिर्फ डॉक्टर एक किताब पढ़ के नहीं बन सकते। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैंने ये किताब पढ़ ली, एक किताब पढ़ ली और दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, तो ऐसे तो हर पर्सन वो किताब खरीद के लेकर के आए, मैं खुद वो किताब लेकर के आऊँ और उसको पढ़ाई कर लूँ अच्छे से और अगले दिन लिख दूँ अपने नाम के आगे कि डॉक्टर निखिल रंजन, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक किताब पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। पहली चीज़, डॉक्टर आप कौन सा बनना चाहते हैं, आप इंसानों के डॉक्टर बनना है, जीव जंतुओं के डॉक्टर बनना है, या फिर आपको पीएचडी करके डॉक्टर यहाँ पर बनना है। ठीक है, एमबीबीएस वाले डॉक्टर भी होते हैं, पीएचडी वाले डॉक्टर भी होते हैं। अब आप डॉक्टर आपने चयन कर लिया कि मुझे तो एमबीबीएस वाला डॉक्टर बनना है, तो एमबीबीएस वाले डॉक्टर अगर आपको बनना है तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको क्रैक करना होगा। जब वो सारे काम आप कर लेंगे तभी आपको एक जगह सिलेक्शन मिलेगा, तभी आप वहाँ पर अच्छे से अपना कोर्स पूरा करेंगे और जब उसको आप उत्तीर्ण कर लेंगे तब आपको वहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप डेडिकेटेड होके अपनी पढ़ाई करेंगे तभी आपको सफलता मिल सकती है। सिर्फ एक किताब, जैसे आपने पूछा ना किताब बता दिया डॉक्टर बनना है, तो कोई एक किताब पढ़ के डॉक्टर कोई नहीं बना करता। अगर ऐसा होता तो सभी डॉक्टर बन जाते। तो यहाँ पर पूरा एक करिकुलम है, पूरा एक कोर्स है, वो कोर्स आपको करना होता है, अच्छे से करना होता है, मन लगा के दिल लगा के कोर्स करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो उस कोर्स को करिए, अच्छे से करिए। साथ ही जो भी आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। आपको ऑर्थोपेडिक बनना है, सर्जन बनना है, आपको ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है, गायनोकोलॉजिस्ट बनना है, डेंटल में जाना है, तो तमाम एक फील्ड उसके अंदर भी मिल जाती हैं। अब आपको अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कैरियर का चयन करना होगा, कैरियर का पाथ चुनना होगा, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर राजमीना जी का हाय आया है, तो हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजमीना जी, मेरी ओर से आप सभी को, सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार।
तो जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो आप यहाँ पर अपने पूछ सकते हैं, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हों, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वो सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर देने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्यार हमें मिल रहा है वो कू परिवार की ओर से मिल रहा है। कू परिवार पे दिनों दिन हमारी फैन फॉलोइंग्स भी बढ़ती जा रही है। तमाम एक प्रश्न हमारे पास आते हैं, आप लोगों का प्यार हमें बहुत मिल रहा है और कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर दे पाएँ, उनका उत्तर दे पाएँ। फिर भी अगर डिले हो रहा हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसके अलावा मौज पर भी अब हम आ गए हैं, तो मौज पर भी हम लोग लाइव जाते हैं। तो यहाँ पर भी तमाम एक यूज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय यूज़र्स अगर कहा जाए तो यहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा आपका प्यार हमें यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर आ रही हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। दिन के व्यूज़ अगर मैं अभी जैसे कल ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं स्टैट्स देख रहा था, अपने इनसाइट्स देख रहा था, तो लगभग 64,000 व्यूज़ गए हैं अकेले एक दिन में। तो काफ़ी ज़्यादा बीइंग अ न्यू मौज यूज़र की मुझे खुद एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा प्यार यहाँ पर आप लोगों की तरफ से मिलेगा, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर पसंद करेंगे कंटेंट को। लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कंटेंट को, लाइक हो रहा है, शेयर हो रहा है, एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें प्रोत्साहित करती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो अच्छा लगता है हमें भी जब आपके प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के जवाब देते हैं, साथ ही आप लोगों का इस तरह से प्यार मिलता है तो वो हमारे लिए एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें भी मन करता है कि हाँ और अच्छा परफॉर्म करें और अच्छा कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आएँ, आप लोगों को जागरूक किया जाए, आप लोग के जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब दिए जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहें, बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही जो भी आपके प्रश्न हों, चाहे वो आपके कैरियर से जुड़े हों, आपकी जॉब से जुड़े हों, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वो सभी सवालों के जवाब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको दे पाएँ। कई सारे यूज़र्स की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है कि 1-to-1 काउंसलिंग कर दी जाए। तो आपको बता दें, देखिए 1-to-1 काउंसलिंग करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि उसमें डेडिकेटेड सेशंस जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही होते हैं, जनरलाइज उसको नहीं कर सकते क्योंकि कई सारे लोगों की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जिसको वो इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नहीं रखना चाहते, नहीं उठाना चाहते और पर्सनली कोचिंग या पर्सनली लाइव सेशंस लेना चाहते हैं। हालांकि टीम उस पर काम कर रही है, किस तरह से उसमें आगे बढ़ा जा सकता है वो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि उसमें आगे बढ़ सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी लाइव सेशंस जो हैं वो जनरल काउंसलिंग के लिए ही रखे गए हैं, उसमें पर्सनलाइज 1-to-1 लाइव काउंसलिंग अभी हमने शुरुआत नहीं करी है। जब भी उसकी शुरुआत हम करेंगे निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी उसकी रूपरेखाएं तैयार हो रही हैं, अभी प्लानिंग फेज़ में है, अभी वो इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं गया है। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लाइव सेशंस के साथ 1-to-1 काउंसलिंग भी शुरू कर दूं तो हर व्यक्ति चाहेगा कि उसको सेपरेट अटेंशन मिले। अगर मैं खुद भी किसी से सेशन ले रहा हूँ या किसी से बात करना चाहता हूँ तो मैं खुद पर्सनली भी ये चाहूँगा कि मुझे मेरी ही समस्या का से समाधान मिले, बाकी की समस्याएं जनरल काउंसलिंग में चली जाएं। अब हर एक व्यक्ति के लिए उसकी समस्या वो पर ही है, सबसे ऊपर है। आपके और हमारे लिए हो सकता है कि उसकी इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उसकी जो समस्या है वो सबसे टॉप पर है। तो अगर उन चीज़ों को हम ध्यान में रखें कि वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा ग्रसित है अपनी समस्या से और उसको सॉर्ट आउट करना है, तो ऐसा हर एक व्यक्ति की ही समस्या उसके लिए सर्वोपरि होती है। तो अब अगर सभी अपनी पर्सनल काउंसलिंग की रिक्वेस्ट डाल देंगे तो फिर हमें यहाँ पर इश्यूज होंगे, दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए अभी पर्सनल काउंसलिंग को अभी हमने शुरुआत नहीं किया है, अभी उसको प्लानिंग फेज पर रखा हुआ है। हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसको हम रोल आउट कर पाएँ। हाँ, जनरल काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर सेशंस ले रहे हैं। तो जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो आप हमसे यहाँ पर जुड़कर पूछ सकते हैं। सबके सभी सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करते हैं। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों के
सभी जवाब समय रहते हम यहाँ पर दे पाएँ। तो आज का जो हमारा सेशन था, ये पूरा हमारा सेशन था एकेडमिक काउंसलिंग को लेकर के। जो पिछला सेशन हमने किया था वो हमारा जो हम लॉन्ग ड्यूरेशन वाले सेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो था हमारा आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स पे, लाइफ कोचिंग पर। और ये वाला जो सेशन था ये एकेडमिक्स पे था। आपके जो भी तमाम एक सवाल हैं वो आप हमसे यहाँ से पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे सभी सवालों के जवाब आपको समय रहते यहाँ पर दे पाएँ। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।